नमस्कार। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, सबसे जरूरी बात यह है कि सवाल पूछना कभी बंद ना करें। और आज विज्ञान का एक ऐसा ही दिलचस्प सवाल हमारे सामने है, जिस पर हम गहराई से बात करेंगे। मुद्दा है ग्रीनलैंड के दक्षिण में अटलांटिक महासागर का वो ठंडा क्षेत्र। एक ऐसी जगह जो, आप सोचिए, 1 सदी से भी ज्यादा समय से ठंडी बनी हुई है, जबकि बाकी दुनिया लगातार गर्म हो रही है। ये अपने आप में एक पहेली है ना? हमारी आज की ये चर्चा phys.org में छपे एक हालिया अध्ययन पर आधारित है। और हाँ, यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए ये विषय खास तौर पर जरूरी हो सकता है। मतलब भूगोल और पर्यावरण के लिहाज से प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। तो हमारा मकसद क्या है? इस ठंडे धब्बे के पीछे के विज्ञान को परत समझना और ये जानना कि हमारे ग्रह की जलवायु और मौसम पर इसका क्या असर पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसी रहस्य से। 100 साल से भी ज्यादा का वक्त हो गया है ग्रीनलैंड के दक्षिण में समुद्र का यह हिस्सा ठंडा का ठंडा बना हुआ है। वैज्ञानिक भी लंबे समय से हैरान थे कि ऐसा क्यों। जी। और अब कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय रिवरसाइड के शोधकर्ताओं का एक नया अध्ययन आया है जो एक मजबूत तर्क पेश कर रहा है। उनका विश्लेषण ये बताता है कि इसकी मुख्य वजह है अटलांटिक मेरीडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, जिसे हम AMOC कहते हैं। उसका कमजोर पड़ना। AMOC, हाँ, ये नाम अक्सर सुनते हैं जलवायु विज्ञान में। सीधे शब्दों में कहें तो ये क्या है? क्या ये समुद्र की कोई विशाल कन्वेयर बेल्ट जैसी चीज है जो गर्म पानी को उत्तर और ठंडे पानी को दक्षिण ले जाती है? हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। ये हमारी जलवायु को यूं समझ लीजिए नियमित रखने में एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। गर्म नमकीन पानी उत्तर की ओर जाता है, ठंडा होके नीचे बैठता है और फिर दक्षिण की ओर लौटता है। अच्छा। और जब ये AMOC, ये सर्कुलेशन धीमा पड़ता है तो क्या होता है? कम गर्म और कम खारा पानी उत्तरी अटलांटिक तक पहुंचता है। नतीजा, सतह का पानी ठंडा हो जाता है और उसका खारापन भी कम हो जाता है। ठीक वैसा ही जैसा ग्रीनलैंड के पास देखा गया है। तो ये पैटर्न मैच कर रहा है। हाँ, और यहीं से बात और पेचीदा और दिलचस्प हो जाती है। लेकिन एक सवाल है, ये साबित कैसे हुआ? जहां तक मुझे पता है, एमओ को सीधे तौर पर मापने का जो डेटा है वो तो सिर्फ पिछले 20 साल का ही है शायद। तो फिर 1 सदी पुरानी प्रवृत्ति का पता कैसे लगा लिया? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर शोधकर्ताओं का तरीका काफी अहम हो जाता है। क्योंकि सीधा डेटा नहीं था तो उन्होंने पिछले 100 सालों के समुद्री तापमान और लवणता यानी खारेपन के आंकड़ों का विश्लेषण किया। ये एक तरह से अप्रत्यक्ष सबूत जुटाने जैसा था, प्रॉक्सी डेटा जिसे कहते हैं। अच्छा, तापमान और खारेपन के पैटर्न से एमॉक का अंदाजा लगाया? बिल्कुल। और फिर उन्होंने अपने नतीजों की तुलना जो उन्होंने पुनर्निर्मित किए थे करीब 100 अलग-अलग जलवायु मॉडल्स से की। और दिलचस्प बात ये निकली कि केवल वही मॉडल्स वास्तविक दुनिया के आंकड़ों से मेल खाए, यानी वो ठंडा स्थान और कम खारापन जिनमें AMO को कमजोर होता हुआ दिखाया गया था। अच्छा, तो मॉडल सिमुलेशन ने इस कनेक्शन को पुख्ता किया? जी हाँ, इससे अमोक के धीमे होने और उस ठंडे क्षेत्र के बीच का संबंध काफी मजबूती से स्थापित होता है। लेकिन एक और बात थी, क्या इस ठंडे क्षेत्र के लिए सिर्फ AMOC ही जिम्मेदार है? मुझे याद है कुछ सिद्धांत वायुमंडलीय कारकों की भी बात करते थे, जैसे एरोसॉल प्रदूषण वगैरह। तो ये अध्ययन इतनी निश्चितता से समुद्री गतिशीलता AMO पर कैसे पहुंचता है? जी, ये बहस चल रही थी, लेकिन इस अध्ययन की खूबी यही है कि ये मॉडल तुलना के जरिए दिखाता है। उन्होंने देखा कि सिर्फ अमोक के कमजोर होने वाला जो परिदृश्य है वही मौजूदा स्थिति की, उस ठंडे स्पॉट और कम लवणता पैटर्न की सही व्याख्या कर पाता है। जो मॉडल वायुमंडलीय कारकों पर आधारित थे वो इस पैटर्न को ठीक से नहीं समझा पाए। तो नतीजे समुद्र की भूमिका की तरफ, खासकर अमोक की तरफ ज्यादा मजबूती से इशारा करते हैं। समझ गया। तो ये सिर्फ एक स्थानीय घटना नहीं है, जैसा आपने पहले इशारा किया था। अगर AMOC धीमा हो रहा है तो इसके असर तो फिर काफी दूर तक महसूस होते होंगे। निश्चित रूप से ये कोई लोकल चीज नहीं है। AMOC का धीमा होना यूरोप के मौसम के पैटर्न को बदल सकता है, बारिश का वितरण बदल सकता है और यहाँ तक कि जेट स्ट्रीम, जो हवा की वो तेज धारा है ऊंचाई पर, जो उत्तरी अमेरिका और यूरोप के तापमान को कंट्रोल करती है, उसकी स्थिति को भी बदल सकता है। बाप रे। और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पर भी इसका गहरा असर पड़ता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें
तो ये पूरी वैश्विक जलवायु प्रणाली का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। वाकई। और इस अध्ययन की जो कार्यप्रणाली है वो भी अपने आप में एक सबक है। ये दिखाता है कि कैसे जब सीधा डेटा कम हो तब भी अप्रत्यक्ष साक्ष्यों और मॉडलिंग के जरिए लंबी अवधि के जटिल जलवायु रुझानों को समझा जा सकता है। ये विश्लेषणात्मक सोच मेरे ख्याल से यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। हाँ, बिल्कुल। और भविष्य को देखें तो अध्ययन यही इशारा करता है कि एएमओ पिछले 100 सालों से ज्यादा समय से कमजोर हो रहा है। और अगर ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन यूं ही बढ़ता रहा तो ये रुझान जारी रहने की पूरी आशंका है और ये एक वाकई गंभीर सवाल खड़ा करता है आगे के लिए। तो संक्षेप में कहें तो ग्रीनलैंड के पास का वो ठंडा स्थान, वो कूल स्पॉट महज एक अनोखी घटना नहीं है, बल्कि वो विशाल अटलांटिक सर्कुलेशन सिस्टम यानी एएमओ के धीमे पड़ने का एक साफ संकेत है। और इसके परिणाम यूरोप, उत्तरी अमेरिका के मौसम से लेकर पूरी वैश्विक जलवायु प्रणाली तक महसूस किए जा सकते हैं। बिल्कुल सही। और अंतिम विचार शायद यही है कि जैसे जैसे हम जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना कर रहे हैं, ऐसी जटिल प्रणालियों को समझना, भले ही उसके लिए हमें अप्रत्यक्ष आंकड़ों का सहारा लेना पड़े, भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहद जरूरी है। और सोचने वाली बात यह है, अगर एएमओसी का कमजोर होना इसी तरह जारी रहता है तो जलवायु प्रणाली में हमें और कौन से शायद अप्रत्याशित या एक के बाद एक होने वाले प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। ये वाकई एक अहम सवाल है। ऐसे ही महत्वपूर्ण समसामयिक मुद्दों पर अपनी समझ गहरी करने के लिए, खासकर अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपके कोई और सवाल हैं इस विषय पर तो नीचे टिप्पणी में जरूर पूछें। और हाँ, अपडेट रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।